प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। थोड़ा ठंड का मौसम है, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। नए साल यानी वर्ष 2025 की नई वीडियो या ये कह सकते हैं कि वर्ष 2025 के संदर्भ में अपने चैनल की पहली वीडियो आज मैं आपको दे रहा हूं, जो एक करंट की वीडियो होगी। और करंट में भी एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो बोलते कम थे लेकिन काम ज्यादा करते थे। तो आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूं अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जो एक महान अर्थशास्त्री भी थे। तो आज उनका जीवन परिचय देखेंगे और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो क्लास देखते रहें तो आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। कोई फीस नहीं है हमारी, सिर्फ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लगातार वीडियो देखते जाइए और अपनी तैयारी करते जाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हर वो चीज जानते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका भी 26 दिसंबर को निधन हुआ। तो यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री से जो पहला प्रश्न बनेगा ये बन सकता है कि वो किस क्रम के प्रधानमंत्री थे, या व्यक्ति के तौर पर वो क्रम कौन सा रखते थे। तो व्यक्ति के तौर पर अगर हम देखें तो उनका क्रम बैठता है 14वां। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेनी है, 2 बार गुलजारी लाल नंदा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, उनको अगर हम सम्मिलित कर लें तो क्रम बनेगा 14वां। लेकिन अगर हम गुलजारी लाल नंदा जी को इसमें शामिल ना करें, क्योंकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, तो इनका क्रम हो जाएगा 13वां। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न बनाने वाली संस्थाएं भी इस बात का ध्यान रखेंगी कि वो जब ऑप्शन बनाएंगी तो 13 या 14 में से कोई एक ही रखेंगी। अगर दोनों रख दिया तो जाहिर सी बात है हमें जाना होगा 14 पे। अब चलिए आते हैं कि ये क्यों चर्चा में रहे। तो 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष 3 माह की आयु, ठीक है, 92 वर्ष 3 माह की आयु में नई दिल्ली के एम्स में इनका निधन हो गया। और इनके निधन के बाद वर्तमान भारत सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। तो राष्ट्रीय शोक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो राष्ट्रध्वज होता है वो सरकारी संस्थानों में आधा झुका दिया जाता है, साथ ही साथ कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होते हैं उनको 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। अंतिम संस्कार की बात करें तो मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर को, अंतिम संस्कार इनका हुआ 28 दिसंबर 2024 को। और अंतिम संस्कार की जगह की बात करें तो वो थी निगम बोध घाट, नई दिल्ली। तो आपने समाचारों में भी देखा होगा कि इस बात को लेकर के कांग्रेस ने काफी वर्तमान सरकार की आलोचना की कि यहाँ पे जो है अन्य जो प्रधानमंत्री इसके पहले जिनकी मृत्यु हुई है तो उन्हें उनका अंतिम संस्कार राजघाट पे किया गया, तो इनका निगम बोध घाट पर क्यों किया गया, ये भी बात का विषय है। इसके बारे में सरकार और विपक्षी दल कांग्रेस ये दोनों समझेंगे। ठीक है, मुखाग्नि की बात करें तो मुखाग्नि इनको किसने दी, तो 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 26 दिसंबर 2024 को। ठीक है, अंतिम संस्कार कब हुआ, तो अंतिम संस्कार हुआ 28 दिसंबर 2024 को। मुखाग्नि किसने दी, मुखाग्नि का जैसे कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अगर देखें तो सिखों को संविधान के अनुसार भी हिंदू धर्म का ही माना गया है। ठीक है, हिंदुओं से तात्पर्य बौद्ध, जैन, सिख। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखिए मुखाग्नि, तो इनके कोई पुत्र नहीं था, इनकी 3 पुत्रियां थी, तो इन 3 पुत्रियों ने ही इन्हें मुखाग्नि दी। इनकी पुत्रियों का नाम, एक सबसे बड़ी है उपिंदर सिंह, दमन सिंह, अमृत सिंह। तो जैसे कि सिखों में एक परंपरा है कि पुरुष अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं और महिलाएं कौर लगाती हैं। ये प्रथा गुरु गोविंद सिंह ने चलाई थी। उस संदर्भ में अगर हम यहाँ देखें तो इन्होंने अपनी पुत्रियों के नाम के आगे सिंह लिखवा रखा है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो ऐसा उनके पुत्र नहीं था, तो अपनी पुत्रियों को पुत्रों के समान ही दर्जा देने के लिए हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो। ठीक, अब आते हैं इनके जीवन परिचय पर। तो जीवन परिचय की बात करें तो जन्म हुआ इनका 26 सितंबर 1932 को। ठीक है, जन्म स्थान गाह, ये उस कस्बे या उसमें गांव हो सकता रहा हो, गाह वर्तमान में पाकिस्तान का चकवाल जिला है। ठीक है, और पंजाब प्रांत, और देश है पाकिस्तान।
देश का जब विभाजन हुआ तो देश के विभाजन के बाद इनका परिवार भी पाकिस्तान से आ गया भारत। ठीक है। माता का नाम अमृत कौर, पिता का नाम गुरमुख सिंह और पत्नी का नाम इनके गुरशरण कौर। शिक्षा की बात करें तो जब ये इनका परिवार भारत आ गया तो भारत में जो इनकी उच्च शिक्षा शुरू हुई वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से शुरू हुई। तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से इन्होंने स्नातक और परास्नातक किया। ठीक है। उसके बाद 1957 में ये चले गए ब्रिटेन पढ़ने और ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ट्राइपॉस की डिग्री इन्होंने हासिल की। एक तरीके से पीएचडी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 1962 में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल की इन्होंने डिग्री हासिल की। और जो डी.फिल की डिग्री उन्होंने हासिल की और डी.फिल पे जिस विषय पे इन्होंने शोध किया, उनके शोध का विषय था इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। ठीक है। अब ये तो हुआ इनकी शिक्षा के बारे में। अब इनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं, किस किस पद पर रहे, कौन कौन सा इन्होंने काम किया। तो शुरुआत करते हैं, इन्होंने अपनी शिक्षा समाप्त होने के बाद कौन सा पहला काम किया। तो 1957 में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में इन्होंने ट्राइपॉस में डिग्री ली। उसके बाद चले आए भारत और भारत आने के बाद उसी विश्वविद्यालय में ये पढ़ाने के लिए गए जहां से इन्होंने स्नातक और परास्नातक किया था। यानी 1957 से 1965 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, यानी अध्यापक रहे। उसके बाद अगर हम देखें तो इसी दौरान इन्होंने 62 में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल भी कर लिया। ठीक है। दूसरी जॉब की बात करें इनकी तो 1966 से 1969 तक यूनाइटेड नेशंस के लिए इन्होंने काम किया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं उनके जो प्रमुख जॉब है या उनके जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब 1971 में यहाँ से शुरुआत होती है भारत सरकार के साथ इनके संबंधों की। 1971 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में ये आर्थिक सलाहकार रहे। ठीक है। फिर 1972 से 1976 तक वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। 1980 से 1982 तक, यहाँ से बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा हर परीक्षाओं में आने वाली। ठीक है। जैसे अगर आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं दे रहे हैं तो इनको मिलाने को दे सकता है कि मनमोहन सिंह के किए गए कार्यों का सही क्रम क्या है। ठीक, इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। और छोटे एग्जामों में जैसे कोई वनडे एग्जाम हो, जैसे एसएससी जीडी का हुआ, यूपीपी का हुआ, यूपीएसआई हुआ, तो यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि इस फ्लैट क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा पद उन्होंने संभाला। ठीक है। तो प्रमुख पदों पर तो विशेष ध्यान रखना ही रखना है हमें। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 1980 से 1982 तक योजना आयोग के सदस्य रहे। दिमाग में ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। या पूरा ध्यान यहाँ पे दीजिए, योजना आयोग के सदस्य रहे 1980 से 82। 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर रहे। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखना है कि गवर्नर के संदर्भ में इनका क्रम क्या रहा। तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई और जब स्थापना हुई उस समय से अगर हम गवर्नरों की गिनती करें तो इनका क्रम आता है 15वां। लेकिन स्वतंत्र भारत के गवर्नरों, अगर देश की आजादी के बाद अगर हम ये गिनती करें कि इनका गवर्नरों में कौन सा स्थान रहा, तब ये स्थान हो जाता है इनका 13वां। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। उसके बाद 1985 से 1987 तक योजना आयोग के ये उपाध्यक्ष रहे। ठीक। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर इनके कार्यकाल की बात करें तो ये कार्यकाल इनका बैठता है, राजीव गांधी उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है। सॉरी, प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री जब वो थे उस कार्यकाल में ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। ठीक है। 1990 से 91 के दौर में देखें तो ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के पद पर रहे। और उसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री उस समय थे श्री चंद्रशेखर जी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे या किस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे। ठीक है। इस क्वेश्चन को किसी भी तरह पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इनमें से किस प्रधानमंत्री के समय उनके आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके थे। ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा चंद्रशेखर। 1991 से 1996 की बात करें तो 1991 से 96 तक ये केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। ठीक है। जैसे आज निर्मला सीतारमण जी हैं वैसा ही केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। और उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, या ये कह सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ये वित्त मंत्री रहे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये दौर था ना, जब 1990 में इन्हें प्रधानमंत्री
का आर्थिक सलाहकार बनाया गया चंद्रशेखर जी का, तो उसमें देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी डावाडोल थी। डावाडोल का मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था ये कह सकते हैं कि कर्ज के बोझ तले देश दबा हुआ था और लगातार वो कर्ज चुकाने का और अन्य देश की अपनी जनसंख्या देख ही रहे हैं, तो यहाँ से देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हो रहा था और अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे जा चुकी थी। उसी समय ये वित्त मंत्री का कार्यभार संभालते हैं, ठीक है? और देश की अर्थव्यवस्था को उस दलदल से बाहर निकाल लाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि आज जो देश की अपनी अर्थव्यवस्था है, उसके सूत्रधार या कह सकते हैं कि उसकी नींव रखने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है? 1991 में पहली बार राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए और किस राज्य से निर्वाचित हुए? तो असम से। तो ये ध्यान में रखिएगा 1991, ठीक? 1991 में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए और जो राज्य है जहाँ से निर्वाचित हुए वो था असम, ठीक? 1999 में दक्षिणी दिल्ली से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के ही भीतर जो भीतरघात हुआ उसकी वजह से ये वो लोकसभा चुनाव हार गए, ठीक है? फिर 1998 से 2004 तक ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे, ठीक है? अगर आप यहाँ पे सन देखें 1998 से 2004 तो उस समय देश में बीजेपी की सरकार थी और उसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उस समय राज्यसभा में ये विपक्ष के नेता थे। फिर उसके बाद 2004 के चुनाव में बीजेपी की हार होती है और कांग्रेस एक बार पुनः जीतती है और उस समय यहाँ पे ध्यान रखिए 2004 से 2014 तक यानी लगातार 2 कार्यकाल के लिए ये देश के प्रधानमंत्री रहे। और इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि जब 2004 में कांग्रेस जीती तो उसमें सोनिया गांधी का नाम सबसे आगे था और ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन भाजपा की तरफ से ये लगातार ये मुद्दा उठाया गया कि ये इटली की हैं, इटली मूल की हैं। तो इसी संदर्भ में भाजपा ने काफ़ी विरोध किया और अंततः सोनिया गांधी ने ये प्रधानमंत्री का पद दे दिया मनमोहन सिंह को। तो इस संदर्भ में कई कहानियां हैं, वो कभी बात के लिए क्योंकि वो हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है कि 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है? आगे हम देखें 2019 से 2024 यानी 14 के बाद इन्होंने क्या किया, तो 2019 से 2024 ये इनका आखिरी पद है, ठीक? जैसे पहला पद इनका हमने जो लिखा 1957 से 1965 पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापक के तौर पर, वैसे ही आखिरी पद की बात करें 2019 से 2024, ठीक? और इसमें एक डेट याद रखिएगा 19 अगस्त 2019 से 26 मई 2024 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और यहाँ पे राज्य बदला, यही पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके पहले असम से थे लेकिन 2019 में इन्होंने जो राज्यसभा का चुनाव लड़ा वो लड़ा राजस्थान से, ठीक है? ये पॉइंट ध्यान में रख लेना है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तो कब से कब तक? तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने या प्रधानमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली तो वो तिथि थी 22 मई 2004। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि इन्हें शपथ यानी कि आपको पता ही है जो मंत्री जितने भी मंत्री हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। यहाँ एक प्रश्न और ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मनमोहन सिंह जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2 मई 2004 को इन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है? या ये कह सकते हैं कि ये वो दौर था जब देश का मुखिया और देश का वास्तविक मुखिया, ठीक है? देश के मुखिया राष्ट्रपति लेकिन देश का वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री, ये दोनों अब तक के भारत के इतिहास में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है? दूसरी बार इन्होंने जो शपथ ली प्रधानमंत्री पद की वो तिथि थी 22 मई 2009। 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक ये अपने पद पर रहे और दूसरे सेंटेंसों में आप देखें तो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे लगातार 2 कार्यकाल के लिए। और जब दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश की राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, ठीक है? तो ये हुआ इनके बारे में। अब ये राज्यसभा से चुने गए, कितनी बार चुने गए, कितने वर्ष तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे, कहाँ से चुने गए, इस पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि 1991 में ये पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए असम से। तो कुल कितनी बार चुने गए? यहाँ ध्यान रखिए कुल 6 बार ये राज्यसभा के लिए चुने गए,
ठीक है, पहली बार 1991 में, ठीक, दूसरी बार 1995 में, तीसरी बार 2001 में, चौथी बार 2007 में, पांचवी बार 2013 में। तो ये 5 बार ये राज्यसभा के सदस्य रहे और वो राज्य था असम। इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना है। यानी कि शुरुआत में जो 5 बार ये राज्यसभा के सदस्य रहे, तो वो असम राज्य से रहे, ठीक। आखिरी कार्यकाल जो इनका राज्यसभा का रहा, यानी 2019 में जो इन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, वो इन्होंने लड़ा राजस्थान से, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान ले जाइए कि 19 अगस्त 2019 से 26 मई 2024 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके बाद ये रिटायर हो गए, ठीक है। आखिरी के समय में अगर आपने समाचार देखा होगा और समाचार में राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी आपने देखा होगा, तो जब भी राज्यसभा की बैठकों में ये भाग लेने तब भी जाते थे, ठीक है, व्हील चेयर पे जाते थे। जो आज के जो माननीय सदस्य हैं, उनको ये संदेश देता है कि जब एक व्यक्ति इतना बुजुर्ग हो के वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सदन में आ सकता है, तो आज के जो सदस्य हैं उन्हें भी सदन में पहुंचना चाहिए, जिससे कि वो अपने जनप्रतिनिधि वो हैं, जिससे कि वो अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान अपने क्षेत्र की जनता के संदर्भ में जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सदन में उठा सके, ठीक है। अब इतने बड़े व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो इन्हें कुछ पुरस्कार और सम्मान भी मिला होगा। तो इन्हें 1987 में, ठीक है, देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। भारत रत्न अभी इन्हें नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इन्हें जो है प्रदान किया गया 1987 में। डेट याद रखनी है, ठीक। 1993 और 94 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के एशिया मनी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। वहीं फिर 1993 में ही वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के यूरो मनी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई पुरस्कार इन्हें मिले हुए हैं, लेकिन ये 3 सबसे प्रमुख हैं, ठीक। अब मनमोहन सिंह के 6 बड़े फैसले, जब भी प्रधानमंत्री रहे अपने 10 साल के पूरे कार्यकाल में, तो इनके 6 फैसलों की काफी चर्चा होती है, ठीक है। तो इनके 6 सबसे महत्वपूर्ण या बड़े फैसले रहे। इसमें पहला रहा 1991 में आर्थिक सुधार, ठीक। देश की अर्थव्यवस्था काफी डावाडोल थी और जब ये वित्त मंत्री बने तो इनके ऊपर जिम्मेदारी काफी अधिक थी, ठीक है। तो उस समय ये देश में लेकर के आए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब करंट के संदर्भ में चर्चा में तो आ ही गया है, तो यहाँ से भी ये प्रश्न बनना ही बनना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सूत्रधार मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के काल में आया, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब ये वित्त मंत्री बनाए गए थे तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से किस प्रधानमंत्री के समय देश में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लाया गया, ठीक। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कौन लेकर के आया, तो कौन लेकर के आया, तो उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये 3 चीजें शामिल की, जिससे देश की अर्थव्यवस्था जो वो गर्त में जा रही थी वहीं से वो अर्थव्यवस्था उभरने लगी और उसी अर्थव्यवस्था का विकास आज हम देख रहे हैं, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि वर्तमान की जो अर्थव्यवस्था है अपने देश की, उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी थी, ठीक है। दूसरा, अगर इनका जो फैसला सबसे बड़ा देखें या इनके शासन काल में जो दूसरी सबसे बड़ी बात हुई वो थी जून 2005 में सूचना का अधिकार आना। यानी अब हर आम नागरिक को ये अधिकार मिल चुका था कि जितने भी सार्वजनिक काम हैं या सरकारी काम हैं, तो हर उस सरकारी ऑफिसर से वो व्यक्ति उस कार्य के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तीसरे कार्य की बात करें तो सितंबर 2005 में ही ये इनकी सरकार लेके आई रोजगार गारंटी योजना, जिसे अब नाम दिया गया है मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत एक व्यक्ति को अपने ही क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक। जो इनका चौथा सबसे बड़ा काम था, जिसकी वजह से पूरे विश्व में इनकी चर्चा हुई, वो था 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील साइन करना, ठीक है। न्यूक्लियर डील इन्होंने अमेरिका से साइन की 2006 में और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक। अगले कार्य की बात करें तो 2009 में ये लेकर के आए आधार कार्ड योजना और आज आप देख ही रहे होंगे आधार का महत्व, हर जगह आधार का महत्व बना हुआ है।
आधार से आप हर जगह लिंक हो जाते हो और केवल आधार नंबर से ही आपका पूरा डाटा निकाला जा सकता है। जब ये आधार योजना लाए तो उस समय बीजेपी उसमें विपक्षी दल था और उस विपक्षी दल ने इसका बड़ा विरोध किया था। लेकिन जब 2014 में इनकी सरकार बनी तो उन्होंने आधार को उसी रूप में एक्सेप्ट किया जिस रूप में आधार लाया गया था। ठीक है? तो भारत में इस समय देखें तो पहचान का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है आधार कार्ड। इनके 6वें कार्य की बात करें जो सबसे बड़ा था तो अप्रैल 2010 में ये शिक्षा का अधिकार लेकर के आए। ठीक है? संविधान में तो शामिल कर लिया, संविधान में शिक्षा के अधिकार को पहले अधिकार नहीं कहा गया था, इसे राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में रखा गया था। लेकिन बाद में इसे जो है मूल अधिकार में रखा गया, ठीक है? 21 क के तहत और उसके बाद 2002 में वो संविधान में संशोधन करके इसे जोड़ा गया। लेकिन लागू उस समय नहीं हो पाया था और बाद में 2010 में ये लागू हुआ शिक्षा का अधिकार जिसके तहत आपको पता ही है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को सरकार का भी कर्तव्य है, सरकार की भी जिम्मेदारी है और अभिभावक की भी जिम्मेदारी है कि वो उसे प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराती है। ध्यान रखिएगा अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार, ये मनमोहन सिंह के 6 बड़े फैसले। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित पुस्तकें। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं लेकिन उन पुस्तकों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी व्यापक चर्चा उन्होंने की है। तो ऐसी 7 प्रमुख पुस्तकों की चर्चा मैं यहाँ आपके साथ करूंगा। ठीक है? तो पहली पुस्तक जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अगर हमें जानना है तो हम उस किताब को अगर पढ़ें तो अमूमन जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस समय उनके निर्णय क्या हुआ करते थे, उनके निर्णय पर किसका प्रभाव ज़्यादा हुआ करता था, ये सब सारी जानकारी इस पुस्तक से मिलती है और उस किताब का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अच्छे से याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, अभी भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, ये सारी चीजें चर्चा में आ गई हैं। तो इसके लेखक है संजय बारू और संजय बारू उस समय मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे जब वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है? इस वजह से ये काफी निकट थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के और उन्होंने इनके बारे में यानी संजय बारू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में काफी अच्छा विवरण दिया है। ठीक है? यहाँ समय कम है इसलिए वो चर्चा नहीं की जा सकती कि किन किन चीजों के बारे में बताया है। अगली किताब का नाम देखें तो वो है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ ईयर्स। ठीक? तो ये किताब जिन्होंने लिखी वो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये है इनकी आत्मकथा। ठीक है? तो इनके नाम पे पहले चर्चा कर लेते हैं। मोंटेक सिंह अहलूवालिया को इसलिए ध्यान में रखिएगा कि जब योजना आयोग समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, या आप ये कह सकते हैं कि योजना आयोग के आखिरी उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है? उस समय ये भी एक अर्थशास्त्री थे, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके ऊपर काफी कह सकते हैं कि विश्वास रखते थे। और जैसा कि कहा जाता है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया बने, लेकिन मनमोहन सिंह ऐसा चाहते थे कि देश के लिए जरूरी है कि वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। इसकी चर्चा मोंटेक सिंह अहलूवालिया अपनी इस किताब में करते हैं। अगली किताब की बात करें तो द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन, ये सीजी सोमैया की बायोग्राफी है। ये पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं। ठीक है? उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में मनमोहन सिंह के बारे में व्यापक चर्चा की है। अगली किताब की बात करें तो वो है वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री इन्हीं की सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार में थे, उन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी और इसमें भी मनमोहन सिंह के बारे में जानकारी हमको मिलती है। अगली किताब की बात करें तो वो है टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है और ये है इनका संस्मरण। और इस किताब में वो ये बताते हैं कि जब 2004 का चुनाव हुआ और कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और राष्ट्रपति कार्यालय ने सोनिया गांधी के नाम से लेटर टाइप भी कर दिया था जो शपथ वाला होता है। लेकिन अंततः इन्हें पता चला कि सोनिया गांधी नहीं, अब प्रधानमंत्री बनेंगे मनमोहन सिंह। तो फिर से उस लेटर को टाइप करना पड़ा, सोनिया गांधी की जगह मनमोहन सिंह का नाम डालना पड़ा। ठीक है? इसकी चर्चा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी इस पुस्तक में करते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरजा चौधरी, इन्होंने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड ये किताब लिखी मनमोहन सिंह के बारे में। वहीं बाराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने और जब भारत के दौरे पर आए तो उन्होंने भी मनमोहन सिंह से मिलने के बाद
एक किताब लिखी द प्रॉमिस्ड लैंड, कई बार ये भी पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। तो बराक ओबामा की ये पुस्तक है। ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति 2008 के बाद ये भारत आए थे, और जब भारत आए तो मनमोहन सिंह से इनकी मुलाकात जो हुई, तो उस मुलाकात के संदर्भ में इन्होंने जो है इस किताब में लिखा है। ठीक, तो ये 7 किताबें हैं जो कहीं न कहीं से मनमोहन सिंह के बारे में हमें सूचना देती हैं। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो वो भी इतने विद्वान थे, तो जाहिर सी बात है पुस्तकें इन्होंने भी लिखी। तो इनकी कौन-कौन सी लिखित पुस्तकें हैं, 5 प्रमुख पुस्तकें हैं, उस पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान में रखना है वो है चेंजिंग इंडिया। इस किताब का नाम आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। तो चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की आत्मकथा है, 2019 में इन्होंने लिखी है, ये कह सकते हैं प्रकाशित हुई। टू द नेशन फॉर द नेशन 2006 में इनकी ये किताब प्रकाशित हुई। चिली इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज अंडरपिनिंग स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये 2004 में प्रकाशित हुई। मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क फॉर प्रो पुअर 2003 में प्रकाशित हुई। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट 1986 में। ये 5 प्रमुख पुस्तकें हैं जो मनमोहन सिंह जी ने लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ जो किताबें हैं इनके ऊपर समाचार पत्रों में काफी चीजें छपी कि इन्होंने क्या-क्या कहा, क्या-क्या कहा, वो बात की बात है। लेकिन हम अगर प्रतियोगी विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी विद्यार्थियों के तौर पर आपको करना ये है कि ये 7 और 5 12, ठीक है। ये 12 किताबें ध्यान रखिएगा, आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से कोई भी किताब और उसके लेखक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा, और दूसरे चेंजिंग इंडिया पे, तीसरे टू द नेशन फॉर द नेशन 2006, जैसे कि अभी फरवरी में जो परीक्षा है वो है आपकी एसएससी जीडी की। तो भले ही वनडे की परीक्षा है, लेकिन जिस तरीके से जीएस का पैटर्न बदल रहा है और जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको भी इतनी गहराई में जाकर के पढ़ना होगा, ठीक है। अब मनमोहन सिंह के बारे में कुछ विविध हैं या 3 पॉइंट मोटे तौर पर देख लें। बहुत कम बोलते थे, और दूसरे ये ध्यान में रखिएगा कि पंजाब से संबंध रखते थे। तो पाकिस्तान के पंजाब में इनका जन्म हुआ था, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो उर्दू भाषा में हुई, ठीक है। तो उर्दू ही इनको आती थी, और जब इनकी स्पीच तैयार होती थी तो जो भी इनकी स्पीच लिखते थे वो उर्दू में लिखी जाती थी, और ये उसको पढ़ते थे। उर्दू और अंग्रेजी इन 2 भाषाओं पर इनकी पकड़ काफी अच्छी थी। कभी आप पुराने वीडियोस में अगर उन्हें हिंदी बोलते हुए देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी पे इनकी पकड़ जो है काफी कमजोर थी, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि हिंदी वो नहीं समझते थे। समझना और बोलना 2 अलग-अलग चीजें होती हैं, ठीक। तो विविध में अगर देखें तो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री। दूसरे पॉइंट पे देखें तो देश के चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। तीसरे पॉइंट में देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो लगातार 5-5 वर्ष के लिए चुने गए, यानी ये कह सकते हैं कि दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री के तौर पर जिन्होंने 5 साल का अपना एक कार्यकाल पूरा किया, फिर दोबारा 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए। और तीसरे व्यक्ति नरेंद्र मोदी, ये ध्यान में रखिएगा। इन तीनों के अलावा अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, लगातार कोई भी 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रयास रहा मेरा डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का। तो यकीन मानिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इतना अगर आप तैयार कर रखे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में, तो अगर प्रश्न बना तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। 2025 की शुरुआत मैंने कर दी है, आप भी अभी से अपनी तैयारी को धार दें, दिशा दें, और हमारे साथ साथ अपनी तैयारी को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप गहन अध्ययन करते हैं तो गहन अध्ययन के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, और जैसे कि मेरी वीडियोस हैं तो थोड़ा एंटरटेनमेंट कम होगा लेकिन ज्ञान ज्यादा होगा। तो अभी जो इसके बाद जो अपनी क्लास आने वाली है उस संदर्भ में ध्यान रखिए कि एसएससी जीडी की फास्ट रिवीजन क्लासेस लेके आऊंगा, और साथ ही साथ आरओ एआरओ जो इसके बाद होने वाली है उसके लिए, और उसी आरओ एआरओ वाली सीरीज में ही पीसीएस 2025 के संदर्भ में भी क्लासेज जारी रहेंगी, ठीक है। तो अभी थोड़े दिन और इस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ लीजिए, शीघ्र ही इस व्हाइट बोर्ड की जगह आपके लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी। तो एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि अब जो वीडियोस आप हमारी देखेंगे तो आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के बाद ही आप वो वीडियोस देख पाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वीडियो आप देखते रहिए, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। चलिए इतना तैयार करिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।